मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतज़ार हुआ खत्म, आ गए हैं हम। मैं प्रियंका रोएला। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 का आपका चैप्टर 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 यूनिट 2 का कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए वहाँ से जाके। आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। तो इस जो हमारा चैप्टर होगा वो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य एक विचार विमर्श। ठीक है, आज हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमारे संविधान में उनको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप चेक करना एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के कि आप एबल हैं कि नहीं इन क्वेश्चंस के आंसर बनाने के लिए। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बदलते संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बीच में कैसे उनकी जो संबंध है वो कैसे नकारात्मक सकारात्मक और कैसे वो बदल रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित स्वतंत्रता के अधिकार का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में डिटेलिंग पूछी है। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन की विवेचना कीजिए। यहाँ पे तुलना करने के लिए कहा गया है इन दोनों के बीच में। और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, एक दूसरे को कैसे पूरा करते हैं, एक दूसरे के कैसे समन्वय करते हैं। और ये आपका एक राज्य के निर्देशक तत्वों के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आई थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन इस बार भी मिलेगा ही आपके एग्जाम्स में, तो अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखेगा। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। राज्य द्वारा व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहायक भूमिका के रूप में अनिवार्य होते हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वे कैसे अधिकार हैं, वो एक संविधान के द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उसका गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, ठीक है, पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। और ये क्या है, प्राकृतिक अधिकार भी हैं हमारे साथ ही साथ, और ये हमारे जो जीवन की स्वतंत्रता है उसको बनाए रखते हैं, उसकी अभिवृद्धि करते हैं। ठीक है, उसमें बढ़ाव करते हैं उसका। और व्यक्ति के पास अगर ये अधिकार नहीं होंगे तो जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका से संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं आपके, इनको न्यायपालिका द्वारा संरक्षण किया जाता है। अगर राज्य मतलब जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या वो कम होते हों, उसके लिए न्यायपालिका में आप जा सकते हैं और न्यायपालिका ऐसे उपचार करेगी, ऐसे आदेश करेगी जिससे कि आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें। इनके अभाव में लोकतंत्र मात्र कोरी कल्पना होगी। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो जो लोकतंत्र है वो क्या है, मात्र कोरी कल्पना होगी। ठीक है, सिर्फ हम ये नाम मात्र के लिए ही कह पाएंगे फिर कि जो हमारा देश है, हमारा संविधान है वो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो इनके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। ठीक है, ये इनके नींव भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र की। मौलिक अधिकारों से उन सुविधाओं में परिस्थितियों का बोध होता है जो व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने और उसे अपने व्यक्तित्व में पूर्णता प्रदान करने के लिए सामान्य रूप से अपरिहार्य मानी जाती है। क्या कहा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वे व्यक्ति को वो सभी सुविधाएं और परिस्थितियां देते हैं जिसमें व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना अंतर्निहित शक्तियां, ठीक है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनका विकास कर सकता है और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व में पूर्णता ला सकता है। जैसे जैसे आगे हम अभी बढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे तब आपको ये बात जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो एक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकारों की मांग। ठीक है, अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग कहाँ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और कैसे। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास जो है वो ब्रिटेन में हुआ था, जहाँ 1215 में ब्रिटेन सम्राट द्वारा
मैग्ना कार्टा, ठीक है। मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनके अंदर कुछ मूल अधिकार दिए गए थे और यही क्या थे? प्रथम लिखित दस्तावेज थे ब्रिटेन के, जहाँ पर ये कहा गया था कि ये जो दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है, इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है ये सब क्या है? ये मूल अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। मौलिक अधिकारों की सबसे जो पहली मांग है भारतीय द्वारा, वो बाल गंगाधर तिलक हैं, जिन्होंने स्वराज बिल के तहत 1895 में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। संविधान सभा में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट में सभी मौलिक अधिकारों की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा भी जो आपकी संविधान सभा बनी थी, ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया हमारा, तो वहाँ पर भी जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई उनके द्वारा। साथ ही जब मांग की गई तो उसके बाद इस पर एक्शन लिया गया और जेबी कृपलानी की अध्यक्षता, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उप समिति बनाई गई और मौलिक अधिकार समिति इसको कहा जाता था, ठीक है। आपकी एक समिति बनाई गई। पहले तो जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हेड बनाया गया और इनके द्वारा एक उप समिति बनाई गई जिसको मौलिक अधिकार समिति कहा जाता है, और जो इसकी अध्यक्षता है वो किसने की? जेबी कृपलानी ने की। और इन्होंने ही सारी रूपरेखा तैयार की कि कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल किए जाएंगे, कैसे कैसे उनको रखा जाएगा और कैसे उनकी डिटेलिंग की जाएगी, ठीक है। अब हम जानेंगे मौलिक अधिकारों की आधारभूत संरचना के बारे में कि आखिर जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे मौलिक अधिकारों के वो क्या हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, ठीक है। जो आपका संविधान है उसके पार्ट 3 में, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को रखा गया है। मूल संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वे 7 थे, ठीक है, 7 भागों में वर्गीकृत थे। जैसे आपका पहला है समता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में है। फिर आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 में है। फिर आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो 29 और 30 में है। फिर आता है आपका संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में है, जो कि निरसित कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया बाद में। और फिर आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका मौलिक अधिकार है वो यही है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बाकी के जो ये अधिकार हैं इनकी कोई अहमियत ही नहीं होगी, वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जिसके द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, वहाँ पर क्या किया गया? भारतीय संविधान से संपत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़कर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का, ठीक है, 301 के अंतर्गत रख दिया गया, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्रकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर सामान्य कानून बन गया। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई, मैं आपको सिंपल में समझाती हूँ कि जो हमारा अधिकार था, ये आर्टिकल 31 की बात हो रही है यहाँ पे। जो आपका आर्टिकल 31 था, इसमें संपत्ति का अधिकार था कि हर कोई जो व्यक्ति होगा उसके पास संपत्ति होगी, वो अपनी संपत्ति की स्वयं ही देखभाल करेगा और उसके पास ही रहेगी वो। लेकिन फिर बाद में एक केस आया था हमारा AK गोपालनवाद और भी कई सारे केसेस आए, तो उस पर न्यायालय जो था आपका सुप्रीम कोर्ट जो था, उन्होंने वर्डिक्ट दिया, वाद दिया अपना, उस पर एक बात कही कि ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया जाए, क्योंकि हर किसी के पास, तो देखो संपत्ति क्या है, कानूनी राइट है कि किसी के पास हो सकती, किसी के पास नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, ठीक है, लोकतांत्रिक है, पूरी तरीके से समाजवादी नहीं है। अगर आप देखेंगे उदाहरण के लिए जो रूस है वो आपको पूरी तरीके से समाजवादी है, वहाँ पर जो जितनी भी लैंड है, जितनी भी भूमि है, वो सारी सरकार के अंडर है। लेकिन हमारे यहाँ तो निजीकरण भी है ना थोड़ा बहुत, तो जो निजी संस्थाएं हैं, निजी व्यक्ति हैं, वो अपनी भूमि रख सकते हैं, तो सभी के पास तो संपत्ति नहीं हो सकती। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इसको मौलिक अधिकार ना बनाकर आप कानूनी अधिकार बना दीजिए
तो जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के अंतर्गत 22 भागों में हमारा संविधान लिखा गया है। तो इन 22 भागों में से जो इसका 12वां भाग है, ठीक है, 12वां अध्याय है, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 300 है, 300A जोड़ा गया 1978 में, ठीक है। और जो हमारा ये 31 था, इसको यहाँ से ख़त्म करके वहाँ पर रख दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। आइए अब थोड़ी सी और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। तो जो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक है। जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, ठीक है। चाहे वो कोई भारतीय नागरिक हो, चाहे वो कोई बाहर का नागरिक हो, किसी और देश का नागरिक हो, मतलब गैर नागरिक मतलब भारतीय ना हो, ठीक है, सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन ये 5 आर्टिकल, ठीक है, कौन कौन से आपके 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं आपके जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, ठीक है। जो सरकार है आपकी वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, वो कम होते हो या उनमें कोई हानि होती हो या वो ख़त्म होते हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है। संवैधानिक व्यवस्था से यहाँ पे मतलब है आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 आदेश ऐसे दिए जाते हैं जिसके द्वारा न्यायालय के द्वारा जो मौलिक अधिकार है उनको लागू कराया जाता है और जो मौलिक अधिकार है वो ख़त्म ना हो। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अगर इमरजेंसी की बात करें, अगर देश में इमरजेंसी लगती है या देश के किसी राज्य में किसी कोने में इमरजेंसी लगती है तो जो मौलिक अधिकार है वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 आपके ऐसे हैं आर्टिकल, ठीक है, ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी क्या होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। जब हम 20 और 21 को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये बात। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जो हमने मौलिक अधिकारों की रूपरेखा ली है वो कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। अब हम जानेंगे कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो कानून का शासन देश में स्थापित करते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या करते हैं, कानून का शासन स्थापित करते हैं। कैसे, अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें, ठीक है, आर्टिकल 12 में आपकी राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होगा, मतलब जो हमारा देश है उसका कह सकते हैं एरिया क्या होगा, ठीक है, क्या क्या उसके अंडर आएगा, देश के क्षेत्र के अंडर क्या क्या आएगा, ये उसमें कहा गया। और साथ ही साथ जो आपका 13 है, आर्टिकल 13, उसमें कहा गया है कि जो राज्य है वह कोई भी ऐसे रूल्स नहीं बनाएगा जिससे ही मौलिक अधिकार ख़त्म होते हों। पूरी कानून के सामने जो है वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे और सभी के लिए एक जैसे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो कानून का शासन देश में स्थापित करते हैं। दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं। जो आपके मौलिक अधिकार है उसमें आपका धार्मिक अधिकार भी आपको दिए गए हैं जिससे कि क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है। अल्पसंख्यकों के लिए पवित्र घोषणाएं, ठीक है, जो आपके SC ST हैं, OBC हैं, उन सभी के लिए भी क्या किया गया, अल्पसंख्यक हैं जो, ठीक है, माइनॉरिटी आप बोलते हैं, तो जो लोग अल्पसंख्यक हैं देश में उनके लिए भी क्या किया गया है, इसमें युक्त प्रबंध किए गए हैं। उनके लिए भी मौलिक अधिकारों में काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। निरंकुशता पर प्रतिबंध, ठीक है, सरकार क्या है, निरंकुश नहीं हो सकती है क्योंकि मौलिक अधिकार है एक व्यक्ति के पास। और अगर सरकार कोई भी ऐसी चीज़, कानून या फिर कुछ भी आदेश जारी करती है जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं सुनवाई के लिए। व्यक्ति के विकास में सहायक, ये क्या करते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक हैं क्योंकि बहुत सारे आपके मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपको बेसिक चीज़ें प्रदान करते हैं। जैसे कि एक मौलिक अधिकार आपका ऐसा है जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क फ्री एजुकेशन की बात की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और महिलाओं के लिए काफ़ी सारे उसमें प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, आपकी संस्कृति की स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। बहुत सारे आपके अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका दलित वर्गों के लिए पवित्र घोषणाएं। जो आपके दलित वर्ग हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको ऐड किया गया है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार, ठीक है, लोकतंत्र के मूल आधार हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं।
वैधानिक समता की स्थापना, ये क्या करते हैं, कानून के सामने सभी को बराबर का दर्जा देते हैं। तो यही सारे कारण आपके ऐसे और भी बहुत ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो मौलिक अधिकार हैं वो आवश्यक है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार ना हो तो हम अपने देश को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। चलिए अब जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनकी हमने पृष्ठभूमि जान ली, उनकी वैल्यू जान ली। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब सबसे फर्स्ट है आपका वो है समता का अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के सम्मुख समता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समता के अधिकार से तात्पर्य है कि देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक एवं गैर नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। ठीक है, इसके आपके दो क्लॉजेस हैं। ठीक है, एक तो 14(1) है, एक 14(2) है। तो जो आपका 14(1) है वो कहता है कि जितने भी लोग जो भारत के अंदर रहते हैं वो क्या होंगे, जो कानून है आपका, ठीक है, या सरकार है उसके सामने बराबर होंगे। ठीक है, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के सम्मुख समता, ठीक है, विधि के सम्मुख समता का मतलब है हमें कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। जो आपका 14(2) है वो कहता है कि कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कानून के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनके लिए क्या होंगी, एक जैसे कानून लागू किए जाएंगे उन पर। तो जो आपका 14(1) है वह क्या कहता है कि विधियों के समान सामने सब बराबर होंगे, मतलब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। जो आपका 14(2) है वो कहता है कि विधियों के समान संरक्षण की बात करता है वो, कि जो कानून है वो सभी के ऊपर बराबर लागू होंगे, मतलब समान व्यक्तियों के लिए समान कानून और असमान के लिए असमान। इसका मतलब ये है कि मानिए कि अगर कोई आम व्यक्ति है तो उसके ऊपर आम व्यक्तियों की तरह जो कानूनी कार्यवाही है वो की जाएगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो इन लोगों के लिए अलग प्रकार के जो कानून है, क्योंकि पद की गरिमा भी बनाए रखनी ज़रूरी है, तो इनके ऊपर अलग प्रकार के कानून लागू होते हैं जब तक वो पद पे बने हुए हैं तब तक। जब वो पद पे नहीं होंगे तो वो भी आम व्यक्ति ही कहलाएंगे। ठीक है, अब जानते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। तो जो आपका अनुच्छेद 15 है वो क्या है, भेदभाव का निषेध करता है वो। ठीक है, किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही करता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है आपका वो क्या कहता है कि जो राज्य है, ठीक है, वो जो देश है, जो सरकार है, वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी वंश से हो, किसी भी जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। और जो आपका इसका सब क्लॉज 2 है अनुच्छेद 15 का सेकंड जो है वो क्या कहता है कि नागरिकों को उनकी जाति, वंश, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों जैसे आपके सिनेमा घर आदि तथा सरकारी धन पर पूर्णतः व आंशिक रूप से आधारित तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों आदि के नियोग्य नहीं समझा जाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट चीज़ें हैं देश में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर किसी एक जने का आधिपत्य ना होकर सभी का बराबर का हक होगा। और किसी भी व्यक्ति के साथ जो किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, किसी सड़क पे जा रहा है वो, या किसी दुकान में जा रहा है, किसी होटल में जा रहा है और वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो वहाँ पर उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात इसमें व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। जो अनुच्छेद 15 है वो क्या करता है, व्यक्ति के प्रयास को बेहतर करता है। क्योंकि पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो जो नीची जाति के लोग थे उनको हर जगह बैठने उठने जाने की अनुमति नहीं होती थी, परमिशन नहीं होती थी। जैसे उनके लिए कई बार ऐसा होता था कि अगर पूरा एक गांव है तो गांव के बाहर कुछ एरिया ऐसा वो लोग कह देते थे, जो वहाँ के बड़ी जाति के लोग होते थे, कि आपको इसी एरिया में रहना है, आप हमारे एरिया में नहीं आ सकते, हमारे सामने नहीं आ सकते हो, हमारे सामने बैठ के खाना पीना नहीं खा सकते, हमसे ऊँचे नहीं बैठ सकते। तो ये सब चीज़ें थी, तो इसी वजह से ये जो आपका मौलिक अधिकार ही जोड़ा गया है, जिससे कि सबको बराबर का दर्जा मिल सके। इसके अंतर्गत राज्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं इसके अंतर्गत। और अभी का अगर हम रिसेंट की बात करें तो जो सरकार है उसने 10% का आरक्षण कमज़ोर वर्ग, ठीक है,
मतलब यहाँ पे EWS की बात हो रही है, आपने पता भी होगा आप सभी को, जो EWS कोटा के लोग हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी के तो हैं लेकिन वह फाइनेंशियली तौर पे, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनको सरकार ने 10% का आरक्षण उनके लिए मुहैया करवाया है, जो शैक्षिक संस्थानों में जो आपका 103वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? राजकीय सेवाओं में अवसर की समता। क्या कहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी वहाँ पर सभी को बराबर के अवसर दिए जाएंगे, जॉब में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। तो अभी जो हमने आर्टिकल 15 में आपके आधार पढ़े थे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, ठीक है, इन सभी के आधार पर भी यहाँ पे ये वाला जो कानून है आपका अनुच्छेद 16 है लागू होता है कि इन सभी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे जॉब के लिए, ठीक है, नियुक्ति के या नियोजन के, ठीक है, किसी भी प्रकार से, मतलब राज्य के तहत किसी पद पर, ठीक है, किसी भी पद पर, किसी भी पोस्ट पर अगर किसी को मतलब जॉब देनी है या किसी की नियुक्ति करनी है, ठीक है, ज्वाइनिंग करनी है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से आता हो, उसको मौका दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, और ना ही किसी नागरिक को अयोग्य समझा जाएगा इन सब चीज़ों के आधार पर। नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। उस समय की जो हमारी परिस्थितियाँ थी देश के, उस समय के हिसाब से ये वाला जो कानून था वो बहुत ज़रूरी था। आज भी बहुत दबे पिछड़े जो क्षेत्र हैं हमारे देश के, वहाँ पर अब भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कभी कभी। तो क्या कहता है अनुच्छेद 17? अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब जो छोटी जातियाँ होती थी, SC ST मतलब कि आपके जो जनजाति वाले लोग होते थे, उन लोगों के लिए क्या कहा जाता था कि आप दूर रहेंगे हमसे। अगर उनकी परछाई भी पड़ जाती थी बड़े लोगों के ऊपर तो वो क्या करते थे, दोबारा से नहाते धोते थे या फिर उनको अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती थी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके की उनको सज़ा दी जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि जो घोड़े के पैरों में नाल होती है ना, वो उनके पैरों में ठुकवा दी जाती थी, कई बार उनको उल्टा लटकवा दिया जाता था, या उनके पीछे क्या होता था, झाड़ू बांध के चलाते थे उनको। कई गाँव में ऐसा भी देखने को मिला था कि जो निचली जाति के जो लोग थे उनके कमर के पीछे जो झाड़ू होती है उनको बांध के चलाया जाता था, जिससे कि वो जब चलें तो उनके जो पैरों के निशान हैं वो झाड़ू से मिटते चले जाएं। तो काफ़ी बुरी परिस्थितियाँ थी, इस वजह से ये कानून बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है कि आप किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत नहीं करेंगे किसी के भी साथ। ऐसा करना अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा, कानूनी रूप से उसको सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। संसद ने 1955 में एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित किया। संसद ने सोचा, ठीक है, सरकार ने सोचा कि हमने मौलिक अधिकारों में तो इस चीज़ को जोड़ दिया है, लेकिन हम इसको और कठोर तौर पे लागू करेंगे जिससे कि ये जो बुराई है हमारे समाज में से ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। इसके द्वारा अछूत कही जाने वाली जो SC जातियाँ थी, जो नीची जातियाँ थी, उनके साथ किए जाने वाले भेदभाव को अमाननीय माना गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो आप छुआछूत करते हैं ये ठीक नहीं है, और उनके लिए उचित दंड की व्यवस्था की। जो भी लोग ऐसे मतलब कि छुआछूत को मानते हैं या करते हैं किसी के साथ, उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई इसमें। और साथ ही साथ जो गांधी जी हैं उनका भी मानना था कि जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, वो क्या है, एक बड़ा अपराध है। नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत की बात कहता है। जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की उपाधियाँ दी गई थी, ठीक है। तो जो आपका आर्टिकल 18 है वो उपाधियों के अंत की बात कहता है। इस अनुच्छेद के अनुसार उपाधित तथा प्रतिबिंब के उन्मूलन को प्रतिबंधित करना है। इसके अनुसार किसी विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सेना आएगा, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल 18 है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति सेना या विद्या, इन दोनों चीज़ों के अलावा, ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों के अलावा अगर किसी भी प्रकार की उपाधि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है या लेता है तो वह नहीं कर सकता है ऐसा, क्योंकि इस आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा करने के लिए पूरी तरीके से मनाही है।
ऐसे समझिए कि जो हमारी आर्मी है, ठीक है, तो आर्मी के अंतर्गत बहुत सारी जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, वीर चक्र दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, ठीक है, और आपका शौर्य चक्र दिया जाता है। ये सब क्या है, ये एक तरीके की उपाधियाँ ही हैं, ये भी एक तरीके की उपाधियाँ ही हैं। या आप अगर विद्या की बात करें, मतलब पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, या फिर आपका जो तो जो आपका आर्टिकल 18 है वह उपाधियों के अंत की बात करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार उपाधि तथा प्रतिबिंब के उन्मूलन को प्रतिबिंबित करना, और इसके अनुसार सेना या विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारतीय नागरिक द्वारा किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं की जाएगी। भारतीय नागरिक ना होने पर भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ली जाएगी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सेना के फील्ड में, आर्मी के फील्ड में और विद्या मतलब एजुकेशन के फील्ड में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उन अवार्ड्स के अलावा या किसी भी प्रकार का अवार्ड किसी देश द्वारा, किसी अन्य सरकार द्वारा अगर दिया जाता है तो वह एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विदेशी है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है और विदेश से उसे कोई उपाधि मिल रही है, ठीक है, वह भी स्वीकार नहीं करेगा, बजाय इसके कि इससे पहले वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से सहमति लेगा इसके लिए। जनवरी 1954 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आने पर उन्होंने विभिन्न उपाधियों की शुरुआत की, ठीक है। 1954 की जनवरी में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी देश में, और उस टाइम इन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार की उपाधियों के अवार्ड्स की शुरुआत की लोगों को सम्मान देने के लिए, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने क्या कर दिया, इस उपाधियों पर रोक लगा दी, अवार्ड्स पर रोक लगा दी देने पे। लेकिन जब 1980 में दोबारा कांग्रेस की जो सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम आई, उन्होंने दोबारा से इन्हें पुनः प्रारंभ करवा दिया, शुरू करवा दिया। अब नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। इसके अंदर 4 अधिकार आते हैं, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। तो जो आपका अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। पहला है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको भाषण देने की और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, बोलने की, कहने की, या कार्टून के माध्यम से। आपने देखा होगा आपकी पॉलिटी की जो बुक थी 11th-12th में, उसमें साइड में काफ़ी सारे कार्टून बने रहते थे और अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे, वो भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, ठीक है। तो हमारे को ये भाषण देने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। साथ जो दूसरा है वो है शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आप आंदोलन कीजिए, देखा होगा आपने कई जगह कि अनशन वगैरह भी देखे होंगे। अगर सरकार से किसी बात के लिए लोगों को मतलब कि विरोध करना होता है किस तरीके का, तो शांतिपूर्वक आप विरोध कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या हथियार नहीं होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है आपका समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। आपको कोई भी ग्रुप बनाने की, कोई भी संघ बनाने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र भ्रमण, ठीक है, कहीं भी घूमने फिरने की या संरक्षण की स्वतंत्रता, ठीक है, या फिर अपने सुरक्षा की, ठीक है, स्वतंत्रता है आपको कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब कि भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र आता है उसके अंदर आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, किसी भी जगह पे जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप भारत के बाहर जाओगे तो ये जो कानून है वहाँ पे वो लागू नहीं होगा। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास और बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका पूरा भारत है, आप यहाँ पर किसी भी राज्य, किसी भी गांव, किसी भी शहर में जाके रह सकते हैं, ठीक है, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। कोई वृत्ति मतलब व्यापार, उपजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप कोई भी व्यापार या कोई भी कार्य कर सकते हो, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है, बजाय कि वो कोई ऐसा मतलब व्यापार ना हो जिससे कि देश को किसी प्रकार की हानि होती हो या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता हो या किसी प्रकार का भय का वातावरण बनता हो, ठीक है। अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो आपका अधिकार था संपत्ति वाला उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। पहले ये 7 थे, अब ये 6 हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20, 21 और 22 के बारे में।
तो जो आपका अनुच्छेद 20 है वह क्या कहता है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। और इसमें 3 व्यवस्थाएं दी हुई हैं। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो उसके अपराध के समय क्रियान्वित हो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसको दंडित किया जा सकता है कानून के मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन उस टाइम जो कानून लागू होगा उसी के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। पहला अगर कोई कानून है, मानो कि किसी ने चोरी की है, ठीक है, अब चोरी के लिए क्या है कि 3 साल की सज़ा है, और चोरी उसने की थी 3 साल पहले, लेकिन सज़ा अब सुनाई जा रही है उसको 3 साल बाद। तो पहले जो थी वो 5 साल की सज़ा थी, लेकिन अब 3 साल की सज़ा है, तो उसको 3 साल की सज़ा ही दी जाएगी, क्योंकि वो अब प्रभाव में है। ये जो सज़ा है वो कम होकर 3 साल की हो गई है, ये अब प्रभाव में नहीं रही, इसलिए इसके अंतर्गत उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम जो अपराध करता है उस समय का ना सोचकर जो वर्तमान में उस अपराध के लिए सज़ा है वही उसके लिए दी जाएगी। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए उसको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, एक ही बार सज़ा दी जाएगी। मानो कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, ठीक है, उसको 3 साल की सज़ा दे दी, और बाद में फिर दोबारा मामला बैठता है कि इसने चोरी की थी, तो दोबारा थोड़ी ना उसको 3 साल की सज़ा देंगे। ठीक है, एक बार अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। आत्म अधिशंसन से संरक्षण व्यक्ति को अपने लिए गवाही देने की को थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आत्म अधिशंसन की बात कही जा रही है यहाँ पे, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसको कोर्ट में ले जाया जाता है तो इस चीज़ से उसे संरक्षण प्राप्त होगा कि व्यक्ति को अपने लिए गवाही देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी उसके साथ। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि वह अपने लिए गवाही दे, मतलब कि अपने खिलाफ, मतलब वो ये कहे कि जैसे कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति पे दबाव डाले कि तुम्हें जाके कोर्ट में ये बोलना ही पड़ेगा कि तुमने चोरी की है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ज़ोर ज़बरदस्ती हो गई। तो किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को मतलब कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है ये। ठीक है, मतलब हमारे प्राणों की रक्षा की बात करता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है और मानो कि किसी और व्यक्ति ने उसे गोली मार दी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो कानून के द्वारा थोड़ी ना उसको दी गई। जब किसी व्यक्ति ने किसी को जीवन नहीं दिया है तो हमें जीवन लेने का भी उससे कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा उसने अगर कोई अपराध ना किया हो, मतलब मानो किसी व्यक्ति ने ऐसा जघन्य ऐसा गंदा अपराध करा है जिसके लिए उसको फांसी की सज़ा हुई, ठीक है, तो वो क्या है, वो विधि के द्वारा दी गई है उसको वो सज़ा। ठीक है, अगर उससे उसके प्राण लिए जा रहे हैं फांसी के द्वारा, तो वो क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया। ठीक है, तो विधि के द्वारा कानून के द्वारा उस पर जो सारा मामला केस चला गया तब उसको सज़ा दी जा रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो निरपराध है, कोई अपराधी नहीं है वो, तो उसको मारने की किसी को भी कोई छूट नहीं है। ठीक है, कोई किसी को स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी के क्या कर ले, प्राणों को हर ले, ठीक है, या फिर उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे या वो खुद ख़त्म कर ले, ऐसी कोई मतलब किसी को भी राइट्स नहीं है, ऐसे कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत ही आपका ये भी आता है, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, सरकार से कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप शिक्षा का अधिकार को भी रखेंगे। तो जो बच्चे 6 साल से 14 साल की उम्र के बीच के होंगे उनको क्या दिया जाएगा, निःशुल्क फ्री एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात कही। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है आपका, उसके पास एक केस आया था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का, और 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया 2002 में, और ये वाला जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जो इसका आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, और अपने उन्हीं सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट उनको शेयर कीजिए ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को
ओपन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।